नमस्कार मित्रों, मैं नमिता सचान सुंदर आज फिर प्रस्तुत हूँ आपके सम्मुख सुमति अय्यर की कलम से चैनल में उन्हीं की कहानी अथ वट पुराणम लेकर। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं कहानी अथ वट पुराणम से। ऐन सामने का विशाल बरगद, जमीन की ओर झूलती जटाएं और उन शाखों पर झूलने वाले बच्चे। ये दृश्य मेरे लिए अपरिचित नहीं है। मुझे वर्षों पीछे ले जाता है ये दृश्य। तब हमारे इस हवेली नुमा घर के आगे उगे बरगद की इन्हीं शाखों में हमारी वानर क्रीड़ा चला करती थी। तब ये बरगद हमारे लिए खेलों का साथी होता था, जबकि घर के सदस्यों के लिए ये महज एक छायादार वृक्ष था। पर हालात बदलते ही जब बाबा उसारे पर लेटने लगे, तब यही बरगद उनके एकाकीपन का साथी हो गया और उसके बाद वे उन शाखों पर लटकते बच्चों को टोकने लगे थे। उसी से भरकर बाबा कहा करते थे कि जिस तरह अपनी जटाओं के बल पर यह बूढ़ा पेड़ टिकता है, उसी तरह परिवार भी अपनी संततियों की योग्यताओं के बल पर टिकता है। संतान नालायक निकली नहीं कि पेड़ खोखला होकर ढह गया। बोलते बोलते बाबा की आंखें पनिया जाती। उस वक्त उनकी आंखों में जो तैरता था उसे समझ में नहीं आया था, पर जब समझने लगा तो बाबा ही नहीं रहे थे। बाबा उस धरती की तरह ठोस और पुख्ता थे जिस पर पिता बरगद की तरह उगे पनपे, तमाम खिलाफ हवाओं झंझावतों को झेलते रहे। एक उर्वर और पुख्ता आधार बाबा दे गए थे। माँ, मैं, दीनू और हरीश इसी विशाल वृक्ष की शाखाएं थे जो इसके भावी आधार हो सकते थे। बाबा ने शायद यही सोचा था। किसी भी शाख के जमीन को छूकर जड़ पकड़ने की आशा में ही अचानक एक दिन बाबा उसारे की खटोली से उठकर प्रेम लगी तस्वीर के रूप में दीवार में टंग गए। पर क्या सचमुच किसी शाख ने जड़ पकड़ ली, या फिर बरगद ही अपने में इतना समर्थ था कि बाबा की दी हुई जमीन पर स्थिर खड़ा रह सकता? इसकी पूरी स्थिति को समझने के पहले जरूरी है कि एक एक शाख का परिचय आप लोगों को दे दूं। दरअसल सच तो यह है कि अभी तक मुझे इस मुद्दे पर सोचने का अवसर ही नहीं मिला था। अभी पिता की झुर्रीदार हथेली में कुछ सपने बोकर, उनके चेहरे की चमक से निश्चिंत होकर, फुर्सत में जैसे इस बरगद को देखते हुए ये प्रश्न मुझे परेशान करने लगा है। तो बात शुरू उस तने से ही करूं, यानी पिता के बारे में जब सोचता हूं तो जैसे सिरा ही नहीं मिलता। दरअसल पिता के बारे में घटनाओं के सहारे सोच नहीं पाता। स्कूल के दिनों में एक कॉपी के पिछले पन्ने पर पिता के बारे में एक कविता लिखी थी। पिता, तुम महसूस करते हो चांदनी का जादू। पिता, तुम महसूस करते हो चांदनी का जादू। आलता लगे पांवों की उन्मुक्त थिरकन, जलकुंभी भरे तालाबों का सन्नाटा। पर तुम नहीं जानते क्या कुछ झड़ रहा है घर के भीतर की दीवारों से। क्यों बेरंग होता जा रहा है पूरा घर। इसी तरह एक लंबी कविता थी। पिता
पिछले वर्षों में जब आराम कुर्सी में कैद हो गए तो मैंने उन्हें ये कविता पढ़ाई थी। एक फीकी मुस्कान उनके चेहरे पर उतर आई थी। हवेली नुमा घर, नौकर चाकर, तेज कतरनी की तरह जुबान वाली दादी, सौम्य और सहज बाबा, बाग बगीचे, खेत खलिहान, देशी शराब के 2 ठेके, रिश्ते नातों से भरा परिवार। दादी जब जिंदा थी अपने पिछले दिनों को इसी रूप में याद करती रही। दादी की कोख 7 बार खुली, पर बच्चे सिर्फ पिता ही थे। जाहिर था पिता लाड दुलार में पले। इस लाड दुलार ने पिता को खासा सुविधाजीवी बना दिया। दादी बतलाती थी कि उनके लिए खास तौर पर विदेशी मलमल की थान मंगवाई जाती थी। पिता सिर्फ रेशम ही पहनते थे। पढ़ने में वे अच्छे रहे। बग्घी में स्कूल जाया करते थे। उन्हें अधिक पढ़ाने में दादी की कोई श्रद्धा नहीं थी। इतनी संपत्ति के इकलौते वारिस थे, नौकरी तो करनी नहीं थी। इसीलिए स्कूली पढ़ाई खत्म कर घर पर बैठ गए। पर पढ़ने का शौक बना रहा। खूब किताबें खरीदते और पढ़ते। उनकी जिंदगी की खास शैली की शुरुआत वहीं से हुई थी। पान से लाल होंठ, मखमल का कुर्ता, घुंघराले कटे बाल। बैठक में पिता की वो तस्वीर आज भी टंगी है। एकदम राजसी गंभीर मुस्कुराहट फेंकते पिता, और माँ तेज रोशनी से सहमी आंखों में एक मूर्ख भाव लिए शून्य में ताकती माँ। जब भी इस चित्र को देखता हूं तो ये एहसास पुख्ता होता है कि माँ पिता का कोई मेल नहीं था। शायद ऐसा ही कुछ पिता ने भी महसूस किया था। तभी ना वो घर पर कभी नहीं टिके, ताउम्र यायावरी करते रहे। नफासत और सुविधाओं में पलने के कारण शुरू से ही उनकी रुचियां कुछ अलग और विशिष्ट रहीं। हर काम सलीकेदार होता। सौंदर्य चाहे प्रकृति का हो या देह का, उन्हें आकर्षित करता रहा। दादी ने बताया था कि उन दिनों देविका रानी की फिल्मों की खूब धूम थी। पिता को उसी देविका रानी की तरह की पत्नी चाहिए थी। पर माँ तो सिर्फ माँ ही हो सकती थी, देविका रानी कहाँ से हो जाती। और जाहिर था पिता को माँ नापसंद थी। लिहाजा विवाह के बाद भी पिता का बाहर घूमना जारी रहा। पिता को सौंदर्य से अगाध प्रेम था। उनका तो एक ही फलसफा था। अक्सर कहते, अच्छा दिखना और देखना हमारा अधिकार है, अच्छा ना दिखना तो हिंसा है, और अच्छा ना देखना पाप। पिता को जो घर पर नहीं मिला उसे वे बाहर खोजते रहे। यूं इस तरह की खोज यात्रा उस जमाने में पुरुषों के विशेषाधिकार में शामिल थी। पिता तंजौर, तिरुचि, जाने कहां कहां गाड़ी जुतवा कर निकल जाते। कभी नौटंकी कंपनियों को गांव में न्योता देते, कभी श्रीरंगम और तंजौर की प्रसिद्ध देवदासियों के नृत्य का आयोजन गांव के शिव मंदिर में कर जाते। पत्नी देविका रानी ना सही, कहीं पासंग ही बैठती तो भी वे घर से जुड़ते। पर मां तो एकदम उलट बैठती थी। दादी का तर्क था कि उन दिनों विवाह 2 कुलों का संबंध होता था। लड़की या लड़के से क्या लेना देना। वंश की बेल बढ़ाने के लिए लड़की चाहिए, चाहे जैसी हो।
तो माँ अपने कुलाचार बूते पर इस घर में आई थी, गुण और सौंदर्य के आधार पर नहीं। पर पिता ने माँ या दादी से कभी कोई शिकायत नहीं की, पर रहते रहे हुए अपने ही ढंग से। पिता का बदन कसरती था। जब भी गांव में होते तेल की मालिश करवाया करते। हमें भी अक्सर इस मालिश में शामिल होना पड़ता था। हम भागते थे, खास तौर पर दीनू और हरीश। पिता हमें खींच कर लाते, एक आध टीप भी पड़ जाती। उन्होंने इसके अलावा भी हमें डांटा हो या पीटा हो याद नहीं पड़ता। खाने के शौकीन थे, पर सुरुचिपूर्ण खाने के। कपड़े पहनने से लेकर उठने बैठने चलने में उनकी सुरुचि आज भी बरकरार है। खर्चीले भी बहुत थे वो। बाबा अचानक ही एक दिन खटोले से तस्वीर में जड़ गए। पिता के लिए यह हादसे से कम नहीं था। परिवार की उपस्थिति का एहसास तो उन्हें तब जाकर हुआ। आज सोचता हूं तो लगता है कि पिता के लिए वे दिन तकलीफ दे रहे होंगे। जमीन के सहसा सूख जाने की वो तकलीफ। अब उन्हें अपने ही बूते तमाम झंझावतों का सामना करना था। शाल तो थे नहीं, बरगद की तरह शाखों के बल पर ही खड़े होने की नियति को ढो रहे थे। मुझे तो लगता है कि वे उस समय भी निकल भागना चाहते रहे होंगे। कुछ दिनों वे ठेके पर बैठे। पीने का शौक था नहीं, जी मचलाता रहा। अंत में हार कर दोनों दुकानें किसी और को उठा दी और खेत बटाई पर उठाकर फिर निकलने लगे थे। पिता के चेहरे पर तो रौनक आ गई थी, पर घर की तंगहाली बढ़ने लगी थी। पिता अपनी यायावरी में रहे। इधर सरकार ने उन पर मुकदमा ठोक दिया। ठेके की दुकानों को फिर से ठेके पर उठाने का अपराध किया था, सो मुकदमा चलने लगा। पिता पेशी के दिनों में कचहरी के दरख्त के नीचे बैठे पत्ते गिनते रहते। उनके लिए प्रश्न प्रतिष्ठा का था, और इसी छोर को पकड़े पकड़े वे आगे चलते रहे। पीछे पीछे पेशी वकील। वकील को सब कुछ सौंप कर वे निश्चिंत हो गए। कभी कभी तो पेशी के दिनों में भी गायब रहते, तंजौर या तिरुच्ची में। हाई कोर्ट तक मुकदमा चला। वकील ने जमीन खरीद ली, मकान बना लिया। यहाँ हमारे घर का सामान एक एक कर बिकने लगा। इन्हीं दिनों पिता के किसी मित्र ने होटल खोलने का सुझाव दिया। मेरे नाम पर शुद्ध शाकाहारी होटल पिता ने खोल लिया था। दोस्त पूरी ईमानदारी के साथ हिसाब लिखते रहे और खाते रहे। वही भरती रही। उधारी पर होटल कब तक चलता, उसे बंद कर देना पड़ा। और इसी बीच हाई कोर्ट से पिता मुकदमा हार गए। एक भारी भरकम मुआवजे के रूप में सरकार को देनी पड़ी। इस भुगतान में रहे सहे खेत भी बिक गए। पिता उसी दिन से घर के कोने में पड़ी आराम कुर्सी पर लेटने लगे। नारियल का एक बाग बच रहा था, जो पूरे घर को खिलाने का दायित्व निभा रहा था। पिता का उदास चेहरा मेरे लिए असहनीय होने लगता। माँ इस बरगद की एक मजबूत शाख। पिता के ठीक विपरीत माँ घटनाओं में दर्ज है, पर घटनाएं ऐसी नहीं कि जिनके साथ सुखद एहसास जुड़े हों।
फिर भी माँ बेहद दयनीय है। दादी के होते वे पर्दे में रही। बड़े घर की बेटी थी, अक्षर ज्ञान से वंचित। उम्र के 16वें वर्ष में ब्याह दी गई थी। जिस घर की देहरी लांग कर आई वो सचमुच बड़ा घर था, पर माँ को कभी खींचते हुए नहीं देखा। दादी अक्सर दुलार में कहा करती थी कि मेरा जन्म काफी पूजा पाठ और अनुष्ठानों के बाद हुआ था। मेरे बाद 4 हुए, जिनमें 2 ही बचे, दीनू और हरीश। दादी के रहते उनकी जुबान पूरे घर पर राज्य करती थी। बाबा घर से बाहर ही रहते थे, किसी पचड़े में नहीं पड़ते थे। उनका सारा ध्यान परिवार की जमीन को पुख्ता करने में ही लगा रहा। माँ सुबह से शाम काम में जुटी रहती। इतना बड़ा घर, जिम्मेदारी, फिर यायावर पिता की उदासीनता। रात थकी हारी घर भर की आंख बचाकर सहमी सिमटी जब पिता के कमरे में आती थी, अगर पिता ने उनके थके हारे हाथों में प्यार से सहलाया होता तो उनके भीतर की नमी बरकरार रहती। अपने नापसंद होने का एहसास, पति की उदासीनता, घर भर का काम, वे भीतर ही भीतर सूख गई थी। पर गनीमत है काठ नहीं हुई थी। 3 साल तक ऐसा ही चला था। फिर वे जीने लगे थे दाम्पत्य को। सीमेंट कंक्रीट के तो बने नहीं थे, हाड़ मांस का यथार्थ था जिसे दोनों ने स्वीकारा। मैं आज तक नहीं समझ पा रहा हूं कि कैसा दाम्पत्य रहा होगा और माँ और पिता के बीच। अंधेरे की अपरिहार्य क्रीड़ा भर, या फिर अंधेरे में एक दूसरे के देह सत्य की टोह। शायद ऐसा ही कुछ रहा होगा उनके बीच। दादी की मौत और पिता के इस आत्मनिर्वासन के बाद वे जैसे कैद छुड़ाकर खड़ी हुई थी। पिछले 10 वर्षों में लगातार बोलती रही हैं। बातें और ताने जाने कहां से ढूंढ निकाल के लाती थी। जैसे जिंदगी का एक कोलाज था उनके लिए। कितनी बातें, कितने आरोप, शब्दों को लगातार फिट करती रहती। पिता आदतन चुपचाप सुनते रहते। अब तो आस पड़ोस की महिलाओं के सामने भी माँ पिता के पुरानी प्रेम कथाओं के बखिए उधेड़ने लगी थी। घर के भीतरी हिस्से में शांत काम करने वाली माँ की आंखों में एक सर्पिल क्रूरता आ गई थी। जब तक भीतरी हिस्से में रही और पिता बाहर, दोनों की उपस्थितियां नामालूम रही। पर जब से माँ भीतरी हिस्से से बाहर निकल आई है, पिता बाहर से भीतर आ गए। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए, लगातार एक दूसरे को झेलते हुए। माँ का ये रूप देखकर मुझे माँ से नफरत होने लगी थी। वजह शायद भीतर का सम्मोहन रहा होगा जो पिता के प्रति जाने कब से भीतर पसर गया था। माँ और पिता ने पूरे 30 वर्ष के दाम्पत्य को एक अनचाहे समझौते की तरह निभाया हो, ये तो पिछले 10 वर्षों में हुआ है कि माँ समझौते के दौरान पड़ी एक एक गांठ को खोल खोल कर दिखाने लगी। वरना गठानों के बावजूद तो जिंदगी का ताना बुना बुना ही गया था ना। छेपक तक आकर माँ की गांठ जैसे अचानक ही खुल गई। पिता सुनते थे क्योंकि वे सिर्फ सुन सकते थे।
ये बात अलग थी कि सुनते वक्त वे दीनहीन करता नहीं लगते थे। एक मंद मुस्कान उनके चेहरे पर हर वक्त चिपकी रहती। कभी कभी तो मुझे भय लगता कहीं पिता इस लगातार होते रहने वाले आरोपों से कहीं कन्फेशन की मुद्रा में ना आ जाए। वो मेरे लिए असह्य था। तो ये माँ थी अपने रूप में, लगातार बोलती, पिता के अतीत को कुरेदती हुई माँ, जिन्हें शिकायत रही सबसे, जिन परिस्थितियों में वे पली और रहीं, वे तो सिर्फ वैसी ही हो सकती थी। दीनू ने एक बार कहा था कि पिता ने ही एक ममतामयी माँ को हमसे छीना है, पर मुझे तो यही लगता रहा कि पिता वैसे ना भी होते तो भी माँ शायद ऐसी ही होती। तो ये माँ थी, बरगद की एक शाख, सहारा देने वाली शाख। दीनू पूरे 20 का है इस वक्त। बचपन से ही पढ़ना लिखना उसके लिए गैर जरूरी मुद्दा बना रहा। स्कूल से अक्सर भाग निकलता और लड़कों के साथ बाग में गुलेल कंचे खेलता। घर पर होता तो माँ के इर्द गिर्द बना रहता। खाने का इतना शौकीन कि दिन भर मुंह चलता रहता। माँ गुस्से में कभी कभी उसकी जठराग्नि पर खीज उतारा करती। गांव के आसपास जहां भी टूरिंग टॉकी लगती वहां वो उपस्थित रहता। पड़ोस के गांव में जब पक्का थिएटर बन गया तो वो वहीं ब्लैक में टिकटें बेचता और वो कमाई फिल्मों होटलों में उड़ा देता। उसके दोस्तों में शराबी जुआरी भी हैं। दीनू उनकी संगत में रहता। उसके चरित्र का यही प्रमाण पत्र पर्याप्त है। मुझे यकीन है दीनू आज नहीं तो कल ये तमाम गुण अर्जित कर ही लेगा। एक बार पिता ने अपने दोस्त के वर्कशॉप में उसे लगवा दिया था। दिन भर भूखा शाम ग्रीस लगे कपड़ों में लौटा तो माँ ने ऐलान कर दिया था कि उनका बेटा ऐसी जगह काम नहीं करेगा। इस ऐलान के पीछे बेटे की स्थिति से सहानुभूति की अपेक्षा पिता का विरोध ही प्रबल रहा। माँ को पिता पर आरोप लगाने का एक और मौका जो मिल गया था। घर की दुर्दशा, बेटे की इस बदहाली का दायित्व पिता के अनुत्तरदायित्वपूर्ण जीवन शैली पर वे थोपती रही थी। लिहाजा दीनू फिर आजाद हो गया आवारागर्दी के लिए। बहरहाल वो भी इस बरगद की एक शाख है, सहारा देने वाली शाख। हरीश इसी बरगद की एक और जटा। बचपन से ही दुबला पतला 1.5 हड्डी का रहा, इसलिए माँ उसके प्रति विशेष ध्यान देती थी। लिहाजा माँ का मूर्खतापूर्ण दुलार उसे शुरू से मिलता रहा। इसका उसने पूरा फायदा भी उठाया। बचपन में दादी से लेकर पिता, मेरी और दीनू की गतिविधियों की खबर वो माँ को दिया करता था। माँ का वो खास विश्वस्त बन गया था। गढ़कर किससे बताया करता था और उम्र के साथ वो ढीठ बनता चला गया। माँ की अपनी कमजोरी ही माँ की दुश्मन बन गई। हरीश माँ की कमजोरी का सहारा लेकर उन्हें ही ब्लैकमेल करने लगा। अब माँ परेशान होने लगी थी, पर सांप तो उनका ही पाला हुआ था। माँ को धमका कर पैसे लेता, ना मिले तो छोटी मोटी चोरियां करता, घर का सामान बेच आता। माँ सब कुछ जानकर चुप बनी रहती। माँ की एक कमजोरी और हरीश की कमजोर सेहत दोनों ही उसके लिए सुविधाजनक कवच रहे। लिहाजा वो भी दीनू की तरह आवारागर्दी करता। फर्क इतना था कि दीनू अपने भर का कमा लेता था, हरीश की कमाई का रास्ता अलग था।
माँ की ब्लैकमेलिंग और छोटी मोटी चोरियां। तो ये हरीश है, इस बरगद की एक शाख, इसे सहारा देने वाली एक शाख। इस वृक्ष की एक शाख मैं स्वयं हूं। पिता की तमाम अपेक्षाएं अब मुझ में है। माँ की इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं और सारी सुख सुविधाएं उनके लिए जुटा दूं। उनकी इस इच्छा के पीछे मेरी काबिलियत के प्रति आश्वस्ति या मेरे निश्चित भविष्य के प्रति चिंता का भाव उतना नहीं था जितना डॉक्टरों के संपन्न जीवन के प्रति ललक। पर मैंने दोनों अपेक्षाओं को रौंद डाला था। मैं चित्र बनाने लगा था। रंगों के रहस्यमय संसार ने मुझे अपनी ओर खींच लिया था। रंग रूपाकारों के लोक में जाने कब से खोने लगा था। शुरुआत चिड़िया, पहाड़, पेड़ से हुई थी। धीरे धीरे मैं एहसासों के अमूर्त लोक को रंगों के माध्यम से पहचानने लगा था। सौंदर्य की ये आराधना पिता ने भी की थी, पर अपने संस्कारों से। स्कूल में डेस्क पर, कभी ब्लैक बोर्ड पर चौक से तस्वीरें बनाता था। कैनवस के लिए रुपए कहाँ से आते? स्कूल की कॉपियों के पन्ने ही मेरे लिए कैनवास थे। किताबों की दुनिया से ज्यादा मेरे रंगों की दुनिया को मैं प्यार करने लगा था। पर ये सब अचानक ही नहीं हुआ। आहट खोजता हूं तो जाने कितनी घटनाएं टुकड़ों में घुमड़ने लगती हैं। बाबा की मौत के बाद दादी बाहर खटोली में सफेद मटमैली साड़ी में ऊँघने लगी थी। कपड़े के झालरदार पंखे से कभी मक्खियां उड़ाती, कभी बिल्ली कुत्ते भगाती और कभी अपनी पीठ की खुजली शांत करती। दोनों भाई घर के बाहर ही बने रहते। एक खास तरह की उदास जिंदगी घर के भीतर सरक रही थी। पूरा घर जैसे अपनी ही कब्र में ऊँघने लगा था। पर शायद शुरुआत उससे कुछ पहले हुई थी। मुझे याद है 10 साल का रहा होऊंगा तब एक बार पिता जब गाड़ी जुतवा कर निकले तो मैं भी जिद कर उनके साथ बैठ लिया था। दादी और माँ के मना करने के बावजूद मैं उनके साथ हो लिया था। धीरे धीरे उस टुनटुनाती घंटी की आवाज के साथ खरड़ खरड़ चलती बैलगाड़ी हरे भरे खेतों और नारियल के झुरमुटों के बीच होकर निकलती जा रही थी। भूल नहीं पाता पिता अपनी सुरीली आवाज में गुनगुनाने लगे थे। विश्रम में वन द्रुमाणाम छाया सुतन्वी विचचार काचित स्तन उत्तरीयेण कटोदेन निवारयन्ति शशिनो मयूखा। मुस्कुराहट के साथ धीमे से श्रृंगार शतक गुनगुनाते पिता, आसपास का वो माहौल मैं उनके साथ खोने लग गया था। बेमौसम की उस बरसात को पहली बार महसूस किया था। पिता बुदबुदाए थे, ऊपरी घनम घनम पटलम, हरहराता हुआ अंधेरा, तेज बौछार के बीच टुनटुनाती घंटी की आवाज। पिता के पास चुपचाप बैठा मैं अनायास उनके शब्दों को दोहराने लगा था। मुझे याद है उस वक्त मैं सब कुछ हो जाना चाहता था। चिड़िया, पेड़, मेघ, खेत। वही क्षण रहा होगा कि मेरे भीतर पिता के संस्कारों का पहला बीज पड़ा होगा। माँ के लिए तो ये सब फालतू दिमाग की अय्याशी थी जो जीवन के सत्य से कतई मेल नहीं खा रही थी।
पिता की गाड़ी जहां रुकी थी उस घर को आज तक नहीं भूल पाया हूं। हूबहू याद है घर के आगे बनी वो बड़ी सी अल्पना, उसारे की दीवार पर बने भित्ति चित्र, चमेली की खूब फूली बेल उस पूरे घर को मोहल्ले से अलग करते थे। बैलगाड़ी की आवाज सुनते ही वे बाहर निकल आई थी, दूधिया हंसी बिखेरती, हल्का सांवला रंग, बड़ी आंखें, घुंघराले बालों की लंबी वेणी और उसमें गुथे मोतिया के फूल। मैं समझ गया था कि यही वो हैं जिनके साथ पिता अक्सर बाहर रहते थे। दादी और माँ की चुड़ैल, पिता की सखी। मेरे बाल मन में पड़ी उसकी पहली छां सखी की थी। पिता ने मेरा परिचय करवाया था तो उसने मुझे अपने पास खींचकर चूम लिया था। स्नेह प्रदर्शन का यह तरीका मेरे लिए बिल्कुल नया था और बावजूद तमाम सकुचाहट और घबराहट के मुझे अच्छा लगा था। हमारी जरूरतों को पूरा कर देने भर को माँ प्यार समझती रही। मुझे याद नहीं पड़ता कभी माँ ने इस तरह अंक में हमें समेटा। शाम की संध्या बाती के बाद पिता तानपुरा लेकर बैठ गए थे। या ही माधव या ही केशव, जयदेव उन्हें बेहद पसंद थे और अचानक ही वो पैरों में घुंघरू बांधकर खड़ी हो गई थी। मानिनी राधा का मान, उसका उलाहना पिता की आवाज से होकर उनकी आंखों और हाव भाव में उतर आया था। आम शामों से एकदम अलग शाम थी वो। घर की उदास कब्रुनुमा शाम नहीं, कृष्ण का अप्रतिम रूप, अधरम मधुरम नयनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम में रूपाकार हुआ था और कनक सभागत कांचन विग्रह में नटराज का लास्य मूर्तिमंत हो गया था। पिता का गला सुरीला था। राग की बारीकियों को भले ही न जानते हों, पर आवाज में मिठास और शब्दों के अर्थों की तह में उतर जाने की निष्ठा उनमें थी। धीर समीरे यमुना तीरे में यमुना का किनारा और वंशी बजाते वनमाली का दृश्य आंखों के सामने साकार हो गया था। पिता का कंठ, उनका अंग संचालन और मेरी कल्पना का विस्तार। सुवर्णा, हाँ यही तो नाम था उनका। मेरे साथ होने की वजह से पिता सिर्फ 2 दिन ही ठहर पाए थे। जितनी देर मैं वहां रहा, जैसे मैं बेमौसम खिलाए जंगली फूलों के संसर्ग में रहा। सांस खींचकर सब कुछ भीतर भर लेने की इच्छा हुई थी। पिता शायद जीवन के लिए ऊर्जा यहीं से भर लेकर जाते होंगे। पर लौटते ही पिता पिता की तरह जीने लगे, पर मैं गुमसुम हो गया था। इसी बुखार में मैंने पिता से जिद की थी कि वे मेरे लिए एक बांसुरी ला दें। अपनी व्यस्तताओं के रहते पिता इस आग्रह को भूल गए थे। मुझे तो अब भी याद है जिस दिन पिता बाहर से लौटे थे, उनके खाली हाथ देखकर मैंने उनके मुंह पर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। पिता नाराज नहीं हुए थे। अगले दिन देर रात लौटे थे और चुपके से मेरे सिराने बांसुरी रख गए थे। अब मैं खाने की छुट्टी में किसी पेड़ के तने से टिक कर बांसुरी बजाया करता।
एक सहपाठी के पिता बांसुरी बजाते थे, उन्हीं के पास जाकर बैठने लगा। उनके छोटे मोटे काम कर देता, एवज में वो मुझे सिखा देते। स्कूल जाने के रास्ते में आम का बगीचा पड़ता था। स्थिति ये हो गई थी कि किसी किसी दिन मैं वहीं पर बैठा बजाता रहता था। स्कूल और घर एक किनारे सरका देता। आज मैं हरिप्रसाद चौरसिया या एन रमणी के समकक्ष होता, पर एक दिन स्कूल से शिकायत आई और माँ ने भरपूर गुस्से में बांसुरी चौके के चूल्हे में झोंक दी। उस रात मैं फूट फूट कर रोया था, एक और हरिप्रसाद की असामयिक मौत पर। पिता उस दिन अचानक ही लौटे थे। उन्होंने दूसरी बांसुरी लाकर देने का आश्वासन दिया, पर मुझे जाने कैसी जिद सवार हो गई थी। सारी रात रो चुकने के बाद अगली सुबह मैंने पिता के सामने ऐलान कर दिया कि मुझे बांसुरी नहीं चाहिए। पर जाने क्यों अचानक ही लगा कि उस रात कोई महीन डोर मुझे पिता के साथ बांध गई थी। माँ का रुख भी मेरे प्रति उसी घटना के बाद बदलने लगा। माँ की खींची रेखाओं और नैतिक नियमों के बाहर तो पैर दोनों भाइयों ने भी निकाले थे, पर मैं पिता की रेखाओं की परिधि में सिमटने लगा था। इसलिए पिता की संतान होने की सजा केवल मुझे भुगतनी पड़ी। माँ जहां दोनों भाइयों का पक्ष लेती, वहीं मेरे भी पक्ष में रहती। हरीश को उसी दिन से मेरी निगरानी के लिए रख दिया था। पिता से जुड़ी एक और घटना मेरी स्मृति में एहसास के रूप में दर्ज है। पिता जब घर पर होते तो शाम पिछवाड़े के बगीचे में जाकर नियमित बैठते। वहां से दूर मखमल की तरह लहलहाते खेतों को देखते रहते। शाम उतरती और रात बिछती, वे चुपचाप बैठे रहते। ऐसे में उनके चेहरे पर एक खास आभा होती, लगता जैसे मौसम के तमाम फूल उनके चेहरे पर बिखेर दिए गए हों। पिता बैठे बैठे गुनगुनाते रहते या कभी कंदील की रोशनी में पढ़ते रहते। अभिज्ञान शाकुंतलम, अमरु शतक, ऋतु संहार, गीत गोविंद वाली व्याख्या। माँ चौके में बर्तन पटकती, चीखती, चिल्लाती, पर पिता की तंद्रा भंग नहीं होती। अक्सर मैं उनके पास जाकर बैठ जाता। वे मुझे कनखियों से देखते, चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाती। आज इस उम्र में कल्पना कर सकता हूं कि वे क्या क्या सोचते रहते होंगे। माँ चौके से आवाज लगाती, खाना है तो आ जाओ, वरना तुम भी भूखे मरोगे उनके साथ। पिता मुझे उठा देते। सैव अमृत लता रक्ता, विरक्ता विश्वल्लरी, पिता बुदबुदाते। ये तभी से होने लगा था कि पिता घटनाओं से ज्यादा एहसासों में दर्ज होते हैं। माँ की याद एक एक घटना की याद दिलाने लगी। अपनी संगीत साधना पर हुए आकस्मिक प्रहार के बाद मैं फिर अपने पुराने शौक पर लौट गया। रंगों की दुनिया में फिर खोने लगा। चित्र बनाता, कभी मिट्टी से, कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस से खिलौने बनाता, पर माँ की दृष्टि में कुम्हार के बनाए बर्तन या खिलौने अधिक बेहतर थे। उनकी आर्थिक उपादेयता निश्चित थी, पर मैं उनके तर्कों से अप्रभावित रहता। पिता ने शायद मुझे पहचानने में भूल नहीं की थी और वे तटस्थ बने रहते। जिस सौंदर्य को वे घर के बाहर खोजते रहे, उसे उनका बेटा रंगों और मिट्टी में खोजने लगा। इस सत्य को शायद उन्होंने समझ लिया था।
हम दोनों को परस्पर एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि पूरे घर को हमसे ही थी। उन्हें एक दूसरे से भी शिकायत रही। चित्रों में मखमली एहसास के साथ कम रंगों के इस्तेमाल से मैं तमाम उड़ान, फिसलन, पिघलन, पत्तों की चरमराहट तक का आभास देने की कोशिश करता था। पिता की कविता को रंगों में जीता हुआ मैं विद्रूपताओं को भी आंकने लगा था। दरअसल जीवन की, घर की विसंगतियों का शायद ये प्रभाव पड़ना ही था। अब मैं प्रतीकों में रुचि लेने लगा था। कभी आंख की जगह चिड़िया बना देता, कभी बकरी, कभी आदमी के कान हाथी के कानों की तरह पंखेदार बना देता। मेरे कुछ मित्रों ने मुझे काम दिलाने की कोशिश की। मुझे याद है एक स्थानीय नेता की षष्ठी पूर्ति के अवसर पर एक पोर्ट्रेट बनाने का काम मिला था। 10 दिन लगकर मैंने पोर्ट्रेट तैयार किया। उनके मित्र ने देखा तो तमतमा गए थे। केवल धड़ बनाया था मैंने, सिर नहीं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश भी की थी कि नेवताओं में तो ऊपर का हिस्सा होता ही नहीं है, जो नहीं है उसे मैं कैसे दिखा दूं। पोर्ट्रेट बहरहाल घर पर ही धूल खाता रहा। गालियां मिली सो अलग। इसी तरह एक दिलचस्प घटना और हुई। नारी कल्याण केंद्र खुल रहा और पड़ोसी गांव के एक रईस भूमिपति इसके अध्यक्ष चुने गए थे। उनकी उच्छृंखलताओं के विषय में काफी अफवाहें मशहूर थीं, पर वे शासक दल के हितैषियों में थे, इसलिए उन्हें अध्यक्ष बनाना जरूरी था। भारतीय नारी का परंपरागत चित्र बनाने का काम मुझे सौंपा गया। मेरे चित्र में उकड़ू बैठी नारी थी, फटी हुई साड़ी में। उसके कंधों से चिपटे 3 बच्चे थे। पृष्ठभूमि में एक पंजा था, रक्त रंजित। मित्रों को यह एक राजनीतिक दल का अपमान सा लगा। इसका क्या तुक है? भारतीय नारी का परंपरागत चित्र बनाना था तुम्हें? स्वागत समिति के अध्यक्ष गुर्राए थे। वही तो, इस व्यक्ति विशेष को नारी कल्याण केंद्र का अध्यक्ष बनाना है तो फिर तो नारी का यही हाल होगा। वे धमका कर चले गए और उस चित्र को मां ने न जाने कहां फेंकवा दिया। पिता के एक मित्र ने अपनी नई दुकान में लगाने के लिए काली का चित्र बनाने को कहा। वे देवी उपासक थे। बनाने बैठा तो सालों पहले की एक खूबसूरत शाम मेरी स्मृति में कौंध गई। वे थिरकते पांव, यमुना के किनारे खड़ी मानिनी राधा, सुमधुर कृष्ण, तानपुरे और घुंघरू की मिलीजुली आवाज। मैंने 2 दिन में चित्र पूरा कर दिया। काली कहीं ऐसी होती है? कहाँ है उसकी लपलपाती जीभ, नरमुंडों की माला, उसके उठे पांव? पर मेरी काली ऐसी ही होगी, शांति स्वरूपा, सचमुच वैसी ही थी। फूलों का हार, लास्य की वो मुद्रा, अधरों और आंखों का वो मंद हास। वे मुझे समझा बुझाकर लौट गए। जिस बचपन में माँ और दादी का रौद्र रूप ही लगातार अंकित रहा हो, देवी के इस रूप के प्रति वितृष्णा अस्वाभाविक नहीं। इसे वे कैसे समझ पाते? जीवन के घोर रेगिस्तान में अचानक हाथ आए उन वासंती क्षणों ने ही तो मेरे भीतर के कलाकार को जीवित रखा है। मैं उन्हें कैसे समझाता, उनके लिए अलहदा कैसे कर पाता? माँ ने तो उसके बाद मुझे भी कोसना शुरू कर दिया। आमदनी के सारे रास्ते जो बंद कर लिए थे मैंने। ऐसे में पिता के मित्र भी अक्सर उपदेश पकड़ा दिया करते थे।
एक दिन बाजार में पिता के एक मित्र ने कुशल क्षेम के बाद मुझसे पूछा, बैंक से उधार लेकर कोई धंधा क्यों नहीं शुरू करते? जो अपने रुपए फंसे हैं वही मिल जाएं। मैंने तसल्ली के साथ उत्तर दिया था। किसके बकाया हैं बताओ तो मैं। आपके। होटल में जो मुफ्त खाते रहे उसका हिसाब। वे चौंक पड़े थे। मेरी बदतमीजी पर एक लेक्चर झाड़कर चले गए। माँ को पता लगा तो खूब चिल्लाई थी। बाद में पता लगा कि उसी मित्र की दुकान में हरीश को बिठाने की बात तय हुई थी। उनका आरोप था कि मैं अपने पिता की तरह अपने साथ साथ घर वालों का जीवन भी नरक कर रहा हूं, और भी न जाने क्या क्या। मैं घर से निकल पड़ा था एक पुरजोर तैश में। गुस्सा किसके प्रति था ये मैं खुद नहीं समझ सका था। पता नहीं किसकी तलाश में भटकता रहा क्षितिज के छोर तक। किसी ज्वालामुखी की तलाश में, या फिर झंझावात के हहराते शालोन की तलाश में, या फिर शांत चांदनी में जलकुंभी भरे तालाब के तट पर पसरे सन्नाटे की तलाश में। भटकता रहा 3-4 माह तक। भीतर की आग मुझे लगातार घुमाती रही। तंजौर पहुंचा तो मुझे लगा जैसे मैं थक गया। पिछले 16 सालों में मैंने कभी भी इस शहर के बारे में नहीं सोचा था, पर वहां पहुंचकर धुंधला सा कुछ भरने लगा था मेरे भीतर। मंदिर के पास बने मकानों की कतारों के पास अपने आप पांव पहुंच गए थे। मन की अकुलाहट समझ में नहीं आ रही थी। अवचेतन पर छाया कोहरा जिसे अचानक ही छट गया था, और मैं एक मकान की तलाश में घूमता रहा। वो चौड़े उसारे वाला घर, ड्योढ़ी के बाहर बनी अल्पना, तानपुरे की झंकार और घुंघरू की रुनझुन। पर वहां तो विविध भारती के अलावा कुछ सुनाई ही नहीं दिया। साहस बटोरकर एक मकान के सामने रुक गया था। यहाँ सुवर्णा नाम की एक महिला रहती थी। मेरे स्वर की थकान ने जैसे उसे प्रभावित किया था। कौन? वो तो। फिर एक बार मुझे सिर से पांव तक घूरा और बाईं गली की ओर इशारा कर दिया। मैं तेजी से मुड़ा। चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था। मुझे लगा था कि मेरी निरर्थक भटकन को शायद कोई पड़ाव मिल जाएगा। मेरी थकान जैसे काफूर हो गई थी। बाहर बनी एक छोटी सी अल्पना, सकरे से उसारे वाला घर। मैंने आवाज लगाई थी। भीतर हल्की आहट हुई। वे निकली थी, ठीक वैसी ही जैसे उस शाम को मैंने देखा था। समय उनके चेहरों और बालों पर हावी हो गया था, पर आंखों की चमक अब भी वैसी ही थी। उसारे के खंबे का सहारा लेकर वो खड़ी हो गई। किससे मिलना है? उन्होंने आंखें मिचमिचाकर मुझे पहचानने की कोशिश की। आपसे, मैंने एकटक उनकी ओर देखते हुए कहा था। मैंने आपको पहचाना नहीं। उनकी आवाज की खनक कपकपाहट में बदलने लगी थी। मैं हूं तरुण, बहुत छोटा था यहाँ आया था। तिरवारूर के बड़े ठाकुर जनार्दन का बेटा। वे आपके यहाँ? मैं हकलाने लगा था। उनकी आंखों में पहचान की एक लकीर चमक गई। कैसे हैं वे? क्या कर रहे हैं? प्रश्न तीर से छूटे थे। उनकी आंखें किसी अतीत में खोने लगी। वे ठीक हैं, याद करते हैं आपको। मैं तो तानपुरे और घुंघरू की आवाज के सहारे इस घर को खोज रहा था। क्या आप गाती नहीं अब? नृत्य? उनके चेहरे पर जैसे कोई कोहरा छा गया था।
अब तो ना गला रहा है ना पैरों में वो फुर्ती। फिर कला के पारखी भी नहीं रह गए तो फिर कला मैंने बीच में ही टोक दिया था। मर नहीं जाती कला, मर नहीं जाती, वो तो अजस्र ऊर्जा देती है। नहीं, दरअसल मैं अपने भीतर के सवालों का उत्तर चाहता था, उनसे जो विसंगतियों और विपरीत स्थितियों से अछूते रहे हैं। चुप रहे। सादगी के बावजूद घर उनकी रुचियों का परिचय दे रहा था। नटराज की कांसे की मूर्ति के सामने बनी सुंदर रंगोली, अगरू गंध, प्रज्वलित दीप शिखा। लगा मैं जहां पहुंचा हूं शायद इसी की तलाश मेरे भीतर सालों रही थी। नियमित साधना तो तभी छूट गई थी जब से उन्होंने आना बंद कर दिया। पर अब भी किसी किसी शाम थोड़ी देर के लिए सब कुछ दोहरा लेती हूँ, लेकिन वो बात अब कहाँ रही। वे धीरे धीरे बोल रही थी। एकटक नटराज की मूर्ति को देखता मैं जाने कब गुनगुनाने लगा था, कनक सभागत कांचन विग्रह। वे पहले तो आश्चर्य में भरकर मुझे देखती रहीं, फिर यकायक मेरा माथा चूम लिया था। मैं गुनगुनाता रहा अनजाने ही। उन्होंने पैरों में घुंघरू बांध लिए थे और फिर वही शाम उतर आई थी वहां। बस पिता अनुपस्थित थे। लेकिन कौन सी स्थितियां थीं जो मेरे गीतों को संचालित कर रही थी, मैं नहीं जानता। वे नाचती रहीं, या ही माधव या ही केशव पर अभिनय करते करते उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वे संभवतः थक गई थी। अगली सुबह मैं कैनवस ले आया था और खो गया था रंगों के संसार में। एक बुखार था जो लगातार उतर रहा था। 5वें दिन जब चित्र पूरा हुआ तो मैं चौंक गया था। नृत्य की उसी मुद्रा में जैसे एक कोई शाम साकार हो गई थी। पिता, वे और मैं। आकृति मूलक चित्रों की वो दुनिया जो मुझसे छूट गई थी बरसों पहले। पिता की मुंदी आंखों और चेहरे का वो भाव, उनके उठे पांव, आंखों और मुद्राओं का वो लालित्य, मेरी मुग्ध बाल सुलभ आंखें, सब कुछ उतार दिया था मैंने उस चित्र में। वे असहज हो गई थी क्षणांश के लिए। इसे मेरे लिए छोड़ जाओ, शायद मुझे भी इस ऊर्जा की जरूरत हो। उनके पास तो तुम हो, एकदम शांत स्वर में बोली थी। मेरे भीतर का कोहरा अचानक ही छट गया था। एकदम पारदर्शी हो गया था सब कुछ, अतीत, वर्तमान और भविष्य। मैं लौट आया था चुपचाप, फिर आने का आश्वासन देकर। लौटते हुए मुझे उन्होंने जिन आंखों से देखा था उनमें पूरा का पूरा पलाश का जंगल उगाया था, सुलगता हुआ। मैं उस आंच को हथेली में लिए लौट आया था। आंच सचमुच बर्दाश्त से बाहर थी। कैसी विडंबना थी कि वे इस बरगद की शाख नहीं थी, बस वो हवा थी जो उसे हौले से छुआ देती, जादुई छुअन से नम कर देने वाली चांदनी थी, सुनहरी किरणों से उसे छूकर ऊष्मा भर देने वाली धूप का टुकड़ा थी, भिगो देने वाली मेघ खंड थी, पर शाख नहीं थी। शाख होती तो शायद। और मैं लौट आया था चुपचाप। पिता को मैंने सारी घटना कह सुनाई। पिता ने मेरी हथेली थाम ली थी। भीतर की पसीज उन हथेलियों में उतर आई। उन्हें शायद लगा होगा कि इस शाख ने जड़ पकड़ ली है
और इसके सहारे वे जिंदा रहेंगे। अपने खोखलेपन के एहसास से ज्यादा सहारा पा लेने की निश्चिंतता उनके चेहरे पर हावी हो गई थी। उनके चेहरे की रौनक लौट आई थी। मैंने निश्चय किया, जब भी बाहर से लौटूंगा मेरे पास पिता की हथेली में बोने के लिए कुछ बीज होंगे। मैं मिट्टी में, रंगों में सौंदर्य खोजता रहा। फिर पिता तो हाड़ मांस के इंसान हैं। बच्चों का सम्मिलित शोर सुनकर मैं चौंक गया। पिता बाहर जाने कब आकर बैठ गए थे। मैंने देखा, बच्चे जमीन को छूती एक शाख को घेरकर झुंड में खड़े हैं। पास पहुंचा तो देखा शाख जमीन में धंस गई है और बच्चे उसे उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बच्चों को डांट कर भगा दिया। एक शाख ने सचमुच जड़ पकड़ ली थी। मैंने पिता की ओर देखा। वे वैसे ही दिख रहे थे जैसे वर्षों पहले उस शाम और उसी तरह की कई शामों में लगते रहे होंगे। बहरहाल मुझे जाने क्यों लगा, मेरी आवाज बाबा की आवाज में तब्दील हो गई है। और यही समाप्त होता है अथ वट पुराणम। आखिर शाख ने जड़ पकड़ ली है तो वट स्थिर रहेगा और जमीन भी हो गई है पक्की बाबा की तरह। धन्यवाद।